हाय, मैं हूं डॉक्टर आफ्ताब आलम, आई सर्जन। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं ऑपरेशन के बाद में। उन सारे सवालों को हम धीरे धीरे जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल आप लोगों का होता है, क्या हमारे पहले दिन से ही आराम शुरू हो जाएगा? तो मैं बताना चाहूँगा, नहीं। आराम होने में, आँख की परेशानी पूरी तरह ठीक होने में कुछ वक्त लगता है। आँख में शुरुआत में कुछ दिक्कतें होती हैं, जैसे आँख में लाली, खड़क, जलन, दर्द, आंसू या धुंधलापन। ये शिकायतें धीरे धीरे ठीक होती हैं। पूरी तरह ठीक होने में इनको कभी कभी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग सकता है, लेकिन वक्त चलते धीरे धीरे ही आराम होता जाएगा आपको। दूसरी बात यह है कि क्या सावधानियां आपको रखनी है, तो मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आपको आंख में गंदा कपड़ा, गंदा हाथ, गंदा पानी, इन सब चीज़ों से बचाना है। चश्मा लगाए रखना है ताकि धूल मिट्टी वगैरह आंख में ना जाए। पानी से भी आपको बचा के रखना है। ना ही बार बार हाथ ले जाना है आंख साफ करने के लिए, ना ही कोई कपड़ा लगाना है। अगर किसी को साफ करनी है तो हम आई वाइप्स दे देते हैं, जिसको साबुन से हाथ धोने के बाद में एहतियात और सावधानी के साथ में आप आंख साफ कर सकते हैं। ये तो हो गई सावधानियां। इसके अलावा एक सावधानी और जरूरी है कि आप कोई भी वजन का काम नहीं करेंगे जिससे आंख पर जोर लगे। ऑपरेशन के अगले दिन आप सभी लोगों को आंख को दिखाने के लिए आपको आना पड़ता है। आने के लिए आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, और जब आप आते हैं उसके बाद हम आपकी सफाई कर देते हैं, और जो दवाएं आपकी चलनी है उसको हम दोबारा से भी समझा देते हैं। दवाइयों के बारे में आपको बता दूं कि आपको जो पैकेट मिला है उसमें उनके नंबर्स भी लिखे होते हैं। जैसे किसी दवाई पर निशान 8 बार का बना है, तो यानी दिन में 8 बार पड़ेगी, हर 1.5 से 2 घंटे में एक। जिस ड्रॉप में 3 निशान है वो 3 बार पड़ेगी। अगर किसी ड्रॉप में 1 निशान है तो वो दिन में 1 ही पड़ेगी। ये ड्रॉप सारे सिर्फ उसी आंख में पड़ेंगे जिसका ऑपरेशन हुआ है। इसके अलावा कुछ खाने की भी दवा लिखी है, उन पे भी निशान बना है। कुछ दवाएं हैं जो सुबह, दोपहर, शाम खानी है, कुछ दवाएं सुबह और शाम को खानी है। और खाने वाली दवाएं हम बहुत कम रखते हैं ताकि किसी भी तरह से पेट में गैस या और तरीके की परेशानी ना हो। 1 या 2 दिन की दवाएं आपको खा के खत्म करनी है, और खाने वाली दवाएं नहीं खानी। लेकिन डलने वाले ड्रॉप आपके 1.5 से 2 महीना तक चलेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर किसी मरीज़ को आँख में बहुत तेज़ दर्द हो, या सूजन आ जाए आँख में, या दिखने में धुंधलापन आने लगे, तो आप हमें तुरंत ही कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर हमारी फाइल पे हैं, और अगले ही दिन हमें ज़रूर दिखाएं। इसके साथ साथ हमने आपको एक पैम्फलेट भी दिया है, उसमें सारे सावधानियां जो हमने बता रखी हैं उसको अलग अलग करके भी लिखा हुआ है, फोटो भी बने। तो आप उसको ज़रूर बार बार देख लिया करें ताकि आपको हर परहेज ध्यान रहे। शुक्रिया। आँख से जुड़े हुए जो बीमारियां उनको देखते हैं। काला पानी या पर्दे की जांचें बिना किसी दिक्कत के ऑपरेशन हो सके, ये पहली कोशिश होती है। ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि मरीज को कम से कम चश्मा लगाना पड़े। गर्मी में या बरसात में एलर्जी के मरीज बहुत ज़्यादा रहते हैं। नया चलन कंप्यूटर का और टैबलेट, मोबाइल का बड़ा है। मोबाइल से बच्चों को जितना हो सके दूर रखा जाए। खाने पीने में, हमारे बिहेवियर में, इन सब की वजह से भी काफ़ी बीमारियां हैं जो आँख से जुड़ी हुई हैं। जो भी फास्ट फूड्स हैं, चाइनीज़ फूड्स हैं, इनको परहेज़ किया जाए। जो शरीर की ज़रूरत है वही हमारी आँखों की भी ज़रूरत है। अच्छा लगता है कि जब हम ऐसा काम करते हैं और मरीज़ को खुशी होती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। साथियों मौजूद हूं अभी बरेली में, और बरेली के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ मेरे साथ अभी मौजूद हैं। सर से आइए बात करने वाले हैं। सर प्रथम तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर आफ्ताब आलम हूँ। मैं आई सर्जन हूँ, बरेली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 10 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। और मैं आँख से जुड़े हुए जो बीमारियाँ उनको देखते हैं। बाकी मोतियाबिंद के ऑपरेशन, काला पानी या पर्दे की जांचें, इन सब चीज़ों पे मेरा काम चल रहा है। मेरा क्लिनिक डॉक्टर आफ्ताब आई केयर नाम से है, जो कि जगतपुर रोड पे है, बीसलपुर चौराहा के नज़दीक है, और इसका सैटेलाइट से बड़ी नज़दीक आराम से पहुंचा जा सकता है। जी सर, जैसे आज के समय में आँखों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन उनमें सबसे कॉमन बीमारी है मोतियाबिंद और ग्लूकोमा जिसे कहते हैं। तो उन सारी बीमारियों का कोई भी जो तकनीक होती है, तो क्या एडवांस तरीके से आप तकनीकी से इलाज करते हैं, कैसे क्या है? जी, मोतियाबिंद में तो के ऑपरेशन में लगातार नई नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं। अब से 4 साल पहले एक लेंस नहीं था, वो अब आ गया है। या ये कहिए कि जो 8 या 10 साल पहले जो लेंसेज पड़ रहे थे, उससे बहुत नए एडवांस लेंसेज अब आने लगे हैं। इसके अलावा टेक्निक्स भी बहुत डेवलप हो चुकी हैं।
मशीन्स भी बहुत एडवांस हो गई हैं। सारी कोशिश एक ही चीज़ के ऊपर है कि मरीज़ की ऑपरेशन में जो भी मैक्सिमम सेफ्टी हो सके, यानी बिना किसी दिक्कत के ऑपरेशन हो सके, ये पहली कोशिश होती है। इसके साथ-साथ हमारे लेंसेज़ की, हमारी मशीन्स की ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि मरीज़ को कम से कम चश्मा लगाना पड़े, यानी ज़्यादातर काम वो बिना चश्मे के कर सकें और बिना किसी दिक्कत के, बिना दर्द के, इन सब चीज़ों को लेके लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इसी तरह काले पानी में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत अच्छे मेडिसिन्स भी आ गई हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन की ज़रूरत काफ़ी कम हो चुकी है। सर जैसे एक बात और कही जाती है, सीजनल जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, फिर चाहे कोई सा भी अंग क्यों ना हो हमारे शरीर का। तो आँखों से भी संबंधित कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सीज़न के तौर पे काम करती हैं? जी, बिल्कुल। जैसे कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एलर्जी, यानी गर्मी में या बरसात में एलर्जी के मरीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ-साथ फ्लू का भी रहता है, क्योंकि अभी बरसात शुरू हो गई है तो काफ़ी पेशेंट हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन या आई फ्लू जिसे कहते हैं, उसके मरीज़ आ रहे हैं। इसी तरह से जो नया चलन कंप्यूटर का और टैबलेट मोबाइल का बढ़ा है, उसकी वजह से हमारे पास कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम या ड्राई आई सिंड्रोम के भी मरीज़ काफ़ी आ रहे हैं। यानी ये बात सही है कि सीज़नल भी रहता है, कुछ लाइफ़स्टाइल की वजह से भी चेंजेस होते हैं, यानी नए-नए जो मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं, खाने-पीने में, हमारे बिहेवियर में, इन सब की वजह से भी काफ़ी बीमारियाँ हैं जो आँख से जुड़ी हुई हैं, उसके भी मरीज़ आ रहे हैं। सर जो कमियां होती हैं सबसे ज़्यादा बच्चों में होती हैं, क्योंकि आज के समय में दौर में बच्चे ज़्यादातर फ़ोन को देखना पसंद करते हैं। बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को या उनके माता-पिताओं को क्या करना चाहिए, क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, इसमें लगातार रिसर्च हो रही है कि बच्चों के इतने ज़्यादा चश्मे के नंबर क्यों बढ़ रहे हैं, बच्चों में एलर्जीज़ क्यों बढ़ रही हैं। तो कुछ पॉइंट जो उन रिसर्च के हैं, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। एक तो ये है कि मोबाइल से बच्चों को जितना हो सके दूर रखा जाए। 2 साल से पहले तो कतई मोबाइल को मना कर दिया गया, यानी डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस में भी है, इंडियन बच्चों के एसोसिएशन आईएपी कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियन, उन्होंने भी 2 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। इसके ऊपर भी कम से कम मोबाइल होना चाहिए और सिर्फ़ इतना होना चाहिए जो कि एजुकेशनल पर्पज़ पूरा हो सके। यानी आप पढ़ाई-लिखाई जितनी करा रहे हैं और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मोबाइल को हटा भी देना है। अक्सर माँ-बाप यही करते हैं कि बच्चा रो रहा है, बहल नहीं रहा है, मोबाइल दे देते हैं, इस चीज़ से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, अब इसकी भी ज़रूरत है कि हम खेल को, यानी बाहर खेल जो होते आउटडोर गेम्स, उनको भी बढ़ावा दें, बच्चे को बाहर भेजें, कोई भी गेम हो वो खेले, ताकि धूप की रोशनी उस पे पड़े। और धूप की रोशनी से ये भी फ़ायदा पाया गया है कि चश्मे का नंबर बच्चों का कम बढ़ता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मोबाइल से बचाना और बाहर खेलना। सर नॉर्मल लाइफ़ के लिए हमें अपनी आँखों का कैसे ध्यान रखना चाहिए, या कैसे किस खान-पान को हमें मेंटेन रखना चाहिए, कुछ बताइए? जैसे एक अच्छे शरीर के लिए एक हेल्दी खाना या हेल्दी डाइट बोलते हैं, उसी तरह से अच्छी आँखों के रख-रखाव के लिए भी हमें एक हेल्दी डाइट, जो शरीर की ज़रूरत है वही हमारी आँखों की भी ज़रूरत है। फल, सब्ज़ियाँ, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स हो गए। जो लोग नॉन-वेज ले सकते हैं वो अंडा वगैरह भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से एक बैलेंस डाइट बनती है। एक चीज़ जो हम लगातार देख रहे हैं, जिसको मैं मना भी करता हूँ, जो भी फ़ास्ट फूड्स हैं, चाइनीज़ फूड्स हैं, इनको परहेज़ किया जाए, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन की अमाउंट, यानी जो इसमें विटामिन्स और मिनरल जो बॉडी को चाहिए, ये बहुत कम होते हैं। सिर्फ़ मज़े में तो अच्छे होते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन की कमी है, तो इससे शरीर और आँख दोनों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो नहीं मिल पाती हैं, और इसी वजह से काफ़ी परेशानियाँ आँख से जुड़ी हुई बच्चों में आती हैं। सर आप एक डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ के रूप में बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं किसी भी डॉक्टर के लिए, और कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, कंडीशंस में होते हैं। तो क्या आपके द्वारा कोई ऐसा केस कुछ डिस्कस करना चाहेंगे सर? जी, ऐसे केसेस तो अब ये है कि आते ही रहते हैं, और हमारा काम है उनमें जो भी बेहतर मरीज़ के लिए कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करते रहें। अ, जैसे एक केस आया था जिसका आँख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया था, और किसी वजह से उनका लेंस उस टाइम नहीं पड़ पाया, और उसको मजबूरन किसी वजह से जेल भेज दिया गया था, तो उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया था। तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम तक वो उसे यही लग रहा था कि शायद मेरी रोशनी नहीं आएगी। हमने देखा था तो हमें ये पता चला कि उसकी आँख में लेंस किसी वजह से नहीं डल पाया था। तो सादा हमने सिर्फ लेंस ही उसकी आँख में डाल दिया था, मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन लेंस का प्रत्यारोपण नहीं हुआ था। तो उस चीज़ के लिए हमने जैसे ही प्रत्यारोपण किया तो मरीज़ की वो रोशनी नॉर्मल हो गई। तो अच्छा लगता है कि जब हम ऐसा काम करते हैं और मरीज़ को खुशी होती है,
वही मुझे लगता है कि हम लोगों का रिवार्ड है, सुकून है हमारा। और कोशिश हम करते रहते हैं, अगर कुछ भी हम कर सकें बेहतर मरीज़ के लिए, कम से कम पैसे में, तो एक अच्छी फीलिंग भी रहती है और काम करने का मोटिवेशन बना रहता है। जी सर। जैसे कि आपने कहा बहुत अच्छी मोटिवेशन और फीलिंग भी रहती है। सर, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, जिनके पास भरपूर पैसा भी नहीं होता। क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी आपके अस्पताल की तरफ से कोई मुहिम है जो इलाज के लिए थोड़ा बहुत कम कंसेशन वगैरह? क्या कहना चाहिए? जी, हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कम से कम 2000 में कर देते हैं, जिसमें मरीज़ को दवा, चश्मा और ड्रॉप्स वगैरह सब कुछ मुहैया भी करा देते हैं। और कोई मरीज़ अगर इसके अलावा इससे भी ज़्यादा है कि वो नहीं कर सकता है, तो डेफ़िनेटली हम लोगों का, हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम जो भी मदद कर सकें। तो उसी दायित्व में मैं भी आता हूँ, तो जो हमें करना होता है हम कोशिश करते हैं। बहुत लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं, मतलब ऑपरेशन के पैसे भी दे देते हैं दान के तौर पे, और इससे हमें बड़ी आसानी हो जाती है उन लोगों को भी केयर देने के लिए जो थोड़ा वंचित हैं, ये जो जिस समाज के लिए ज़रूरत है। सर, जैसे आपसे अगर मिलना हो तो आपकी उपलब्धता आपके क्लिनिक या अस्पताल में कब से कब तक रहती है? सर, बताना चाहेंगे दर्शक? मैं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक दिन के टाइम, और शाम में 6 से 8 बैठता हूँ। और इतवार को बंद रहता है, नहीं रविवार के दिन बंद रहता है। बाकी इसमें से किसी भी टाइम आएँ, और हमारा फ़ोन नंबर भी है, अगर किसी तरीके की क्वेरी होती है कि भाई हमारे पास इसका इलाज है या नहीं है, कि मैं किस टाइम पे मिल सकता हूँ या नहीं मिल सकता हूँ, ऐसी कोई भी क्वेरी हो तो हमारे नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, ऑपरेशन है 2000 से शुरू है हमारे यहाँ पर, कि आपको बता देंगे, आप समझ लीजिएगा, फिर जो आप कहेंगे वही वाला लेंस डाल देंगे। नमस्कार, मैं शिवा पारासर आपके साथ और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज। इंडिया 24 न्यूज के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के शो के हमारे गेस्ट हैं, एपिसोड के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर आफ्ताब आलम जी, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और लगातार जो है बरेली में अपनी सेवाएं कई वर्षों से जो है देते आए हुए हैं। और लगातार जो है मरीज भी जो है अधिकांश जो है इनके पास आते हैं। वजह है कि सही तरीके से वो जो है उनका ट्रीटमेंट करने की, तो अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट के लिए और कम से कम दामों में जो है करने के लिए डॉक्टर आफ्ताब आलम जी को बरेली में जाना जाता है। तो आज के एपिसोड में, और स्पेशली फॉर जो नीट्स के जो बच्चों के इतने सारे कमेंट्स थे कि जो है नेत्र लोग विशेषज्ञ इस तरह से और उनकी जो इंटरव्यू सामने लेकर आई है, तो सभी बच्चों के लिए जो है ये गुड न्यूज एक तौर पे होगी कि डॉक्टर आफ्ताब आलम जैसे जी शख्सियत भी आज इस एपिसोड में आने वाली है और उनके ऊपर पूरी बायोग्राफी तैयार होने वाली है। तो सर चलिए सीधे सीधे रूबरू कराते हैं डॉक्टर आफ्ताब आलम जी से, जो कि जो है डॉक्टर आफ्ताब क्लिनिक जो है के ऑनर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आफ्ताब आलम जी, जिस तरह से आपका नाम जाना जाता है बरेली में, किस तरह से जो है बताना चाहेंगे क्यों आपको जो है लोग इतना पसंद करते हैं? क्या वजह क्या है इतनी लोगों को पसंद करने की आपको? मैंने इससे पहले ऐसे हॉस्पिटल में काम किया जो ट्रस्ट हॉस्पिटल था। तो ट्रस्ट हॉस्पिटल का में काम करने से हमें ये देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगती या और जब वो भीड़ लगती थी वो इस वजह से लगती थी कि पर्चा थोड़ा सस्ता था और डॉक्टर्स की क्वालिटी अच्छी, यानी मैं और मेरे सीनियर्स थे वो अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स थे। और मुझे तब महसूस हुआ कि असलियत में मुझे इसी चीज़ के लिए काम करना, यानी मास के लिए। तो मैंने थोड़ा फीस कम रखी ताकि मैं क्वालिटी अपनी मेंटेन भी रख सकूं और नंबर्स में, यानी अगर पेशेंट्स कम होते हैं तो मुझे थोड़ा सा फिगर होती है। मैं ये नहीं देखता उतना कि भाई आज अर्निंग कितनी हुई, आज ज़्यादा हुई या कम, ये मेरे लिए दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये होता है कि आज मरीज़ कितने थे, और इसी से ही मुझे सुकून मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी
सर्विसेज को या रीच को पहुंचा सके। एक मूवी आई थी, बहुत ही प्यारी मूवी थी, साउथ की मूवी थी, जिसमें 5 रुपए में इलाज करने वाले डॉक्टर, जो कि शायद एमडी थे, उन्होंने एक मूवी का शो किया था जो है, तो ये 5 रुपए वाले डॉक्टर, उसकी मूवी की जो है बिल्कुल अपेक्षा हम रियलिटी में देख रहे हैं। वो तो एक मूवी थी, रियलिटी में हम देख रहे हैं कि 2000 रुपए में जो है आंखों का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर को आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। क्या पीछे का रहस्य क्या है, इतना कम दामों में मरीजों को आंखों का ऑपरेशन करने वाली वजह क्या है इसके पीछे? मैं ऐसा कैसा पॉसिबल कैसे हो सकता है ये सही बात बताना चाहूंगा जी। देखिए 2000 में करना मेरे प्रॉफिट का नहीं, मेरी ऑब्लिगेशन यानी सेल्फ ऑब्लिगेशन, यानी अंदर से जो मेरा कॉन्शियस है कि हमारी कोशिश हो कि हम कम से कम रेट में भी हम लोगों को अपनी सर्विसेज दे सकें। 2000 में सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं, उसमें जितनी दवाएं भी इस्तेमाल होती हैं जो मरीज़ को देनी होती है वो भी हम उसमें देते हैं, ताकि ये ना हो कि मरीज़ की मतलब कि बहुत महंगा होने की वजह से कि हमारे यहाँ इलाज नहीं। और हमने क्वालिटी अपनी हर चीज़ की मेंटेन की है, जो भी एक स्टैंडर्ड अच्छा हॉस्पिटल प्राइवेट में जो करते हैं बिल्कुल उनके बराबर। 2000 में कोशिश करनी है कि जितना गरीब लोगों तक पहुंच सके उतना बेहतर है, इसीलिए मैंने 2000 रखी है। हाँ ये भी है कि कुछ लोग जो थोड़ा एडवांस कराते हैं उनसे हम जो पेमेंट है वो उतना ही लेते हैं जितना और से, ताकि कुछ हमारी बचत हो सके, और जो पेशेंट गरीब आता है जो 2000 है उसमें हम कुछ एडजस्ट करें, बाकी जितने उससे लेके उसको बिल्कुल, बाकी हमको लगता है कि जिस तरह से बरेली के और भी नेत्र लोग विशेषज्ञ हैं, आंखों के ऑपरेशन वाले डॉक्टर्स हैं, उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, क्योंकि अधिकतर जो है पेशेंट जो उनको सही कम पैसों में जो है बेस्ट क्वालिटी चाहिए, और जो छोटे से छोटे वर्ग का भी जो है व्यक्ति अपनी आंखों का ऑपरेशन करा सकता है, तो वो सीधे जो है डॉक्टर आफ्ताब आलम जी को कॉन्टेक्ट करने वाला है, उनसे ऑपरेशन करवाने वाला है। क्या दुकानें बंद होने वाली है? नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे जितने भी कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं और जो मेरे जूनियर फ्रेंड्स आए हैं सबकी चले, सबकी अपनी एक अप्रोच होती है। शहर बहुत बड़ा है, मैं भी सारा काम नहीं कर सकता, बिल्कुल, तो सबका काम चलता रहे। मेरी अपनी चॉइस है अपने काम को लेके, और हर कोई अपनी चॉइस के साथ काम करता है कि मैं इस तरह के सेगमेंट को टैकल करूं या कैटर करूं या मैं उनको सर्विसेज। हाँ, 2 लाइन मेरा अपना पर्सनल है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, और सबके इतने अच्छे चलते रहे। जैसे 2000 में डॉक्टर्स जो तमाम जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, अधिक से अधिक जो है आंखों के ऑपरेशन के लिए लेंसेज के चार्ज करते हैं। कोई 10,000 कर रहा है, कोई 20,000 कर रहा है, कोई 50,000 कर रहा है, कोई 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक, और इससे भी ऊपर डॉक्टर जो चार्ज करते हैं आंखों के ऑपरेशन के लेंसेज के। इतने कम पैसे में जो लेंस है वो किस तरह क्वालिटी का होगा और कैसे जो है मरीजों के लिए फायदेमंद होगा? 2 शब्दों में क्या बताना चाहेंगे? 2000 का ऑपरेशन हमारा बेसिक ऑपरेशन है, जिसमें कि ये कहें एसेंशियल सारे होते हैं, वो मैनुअल सर्जरीज होती है, तो उसमें हमारी जो मशीन की कॉस्ट है वो बच जाती है। मैनुअल सर्जरी होती है? हाँ मैनुअल सर्जरी होती है, लेकिन हाँ इसमें भी किसी तरीके का टाका वगैरह नहीं लगता है। हाँ जो मशीन के चार्जेस होते हैं वो घट जाते हैं, इस वजह से हम सर्जरी को थोड़ा सा लो कॉस्ट में करते हैं, कम पैसों में कर पाए। हाँ एडवांस मशीन्स भी हैं हमारे पास में जो बिना चीरा, बिना पट्टी, बिना टाका करते हैं, वो भी हैं, लेकिन उनके कॉस्ट लगभग वही पड़ते हैं जैसे और जगह हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि क्वालिटी आई केयर जो कम से कम में हो, तो वो 2000 में भी अवेलेबल है, अच्छे रिजल्ट उसमें भी आते हैं। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं वो बढ़ती जाती हैं प्राइसेस के साथ में, और मैं किसी पे जोर नहीं देता कि आप वही कराएं या ऊपर का ही कराएं, ये हर किसी के बजट और उसके कॉन्शियस पे मतलब निर्भर करता है कि वो कौन सा कराएं। बिल्कुल, लेकिन हाँ ये भी है कि मेरे जो 2000 वाले पेशेंट हैं वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं, कोई ये नहीं कहता कि डॉक्टर साहब कम पैसे की वजह से मेरे रिजल्ट्स में या मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि ये आप तो सवाल हो गया कि हाँ जो कम से कम पैसों में जो है आप ऑपरेशन कर पा रहे हैं। अगला सवाल ये होगा कि जिस तरह से आपने अभी जो है कम पैसों में 2000 रुपये का आंखों का ऑपरेशन स्टार्ट किया है, इसके पीछे का जो मोटिव आपका जो है, कहते हैं कि लोग जो है कि सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है तो जो है आर्मी में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, या नेता बन के जो सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप डॉक्टर्स बनकर भी इस तरह से तमाम देश के लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। हर वर्ग के जो है लोग जो है जिन आंखों से पीड़ित होते हैं, बजट नहीं हो पाता है इतना कि जो है अपने आंखों का ऑपरेशन कर पाए और ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन आपने इतनी जो है प्रेरणादायक ये जो मुहिम निकाली है, एक कह सकते हैं, कैसा लगता है ये करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद ऐसे पेशेंट को अंदर से कैसा महसूस होता है? इस फील्ड में आने के बाद में सबसे ज़्यादा जो लोगों ने मुझे शुरू में कहा और अब जो मुझे फील होता है वो होता है कि आप मैं बताऊँ सारी जो आई थी अलावा दूसरी फील्ड्स में, सब में अगर मिलाया जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा है कि दुआएं सबसे ज़्यादा इसी फील्ड में,
बिल्कुल। कि पेशेंट का सेटिस्फेक्शन अगर रिजल्ट सही आते हैं तो वो किसी और फील्ड से ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल। एक अंदर से मोटिवेशन रहता है कि हाँ, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दुआ देकर जा रहे हैं। तो ये मतलब ये फीलिंग शायद पहले कभी मैंने फील नहीं की थी जब इस फील्ड में नहीं थे। लेकिन जब से लोगों से सीधा रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जब वो खुश उनका चेहरा देखते हैं अगले दिन ऑपरेशन के, तो काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल, पॉजिटिव फीलिंग आती है। पॉजिटिव फीलिंग आती है। जी। चलिए, तो ये तो हो गई प्रोफेशनल लेवल की बात। अगर आप बात करते हैं कि जो आजकल के नीड्स के बच्चे हैं, अगर वो डॉक्टर आफ्ताब आलम जी की तरह जो है सोच रखना चाहें, उनकी तरह बनना चाहें, तो किस तरह से बन सकते हैं? पहला सवाल मेरा, दूसरा सवाल आपका मेरा ये होगा आपसे कि आपका बचपन किस तरह से बीता था? किस तरह का मिजाज था बचपन में आपका? और मैं इस मामले में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा जी। कि मैं 12th तक बिल्कुल क्लियर नहीं था कि मुझे आगे क्या करना है। मैं इंजीनियरिंग की साइड में ज़्यादा था, मैथ, बायो दोनों थी मेरे पास में और प्रिपरेशन के हिसाब से मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन ही ज़्यादा कर रहा था। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों का ख़ासकर पेरेंट्स का ये कहना था कि भई मेडिकल फ़ील्ड ऐसी है कि इसमें मतलब अच्छा लगता है अगर हमारा बेटा कोई बनता है। तो हमने इस बात को बड़ा उससे लिया कि चलिए मैं कोशिश करके देख सकता हूँ। और मैं एक छोटी-सी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा बायोलॉजी से ज़्यादा फिज़िक्स, केमिस्ट्री पे स्ट्रेंथ थी या पकड़ थी। जी। और मुझे बस ये पता था कि हाँ, अगर मेरी बायोलॉजी एवरेज भी रहेगी, मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री से उसे कंपल्सरी यानी कवर अप कर कब आप कर लेंगे? तो ये वाली स्ट्रेटजी मेरी कामयाब रही कि जो डिफ़िकल्ट लेवल सवाल होते हैं, वो जो कई बार फिज़िक्स, केमिस्ट्री में ख़ासकर फिज़िक्स में वो लोगों को रोक देते थे, वो मुझे एज ऑन दे देते। ओके। तो और दूसरी चीज़ मैंने इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन की तब भी एग्ज़ाम दिया था, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए। कई बार होता है कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बायोलॉजी को तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री को उतना कवर नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि मेरे पास मैथ्स भी थी तो फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बेसिकली, उन सवालों पे मेरा होल्ड होता था। इस वजह से जो बायोलॉजी मेरी कमी रह जाती थी, मैं फिज़िक्स या केमिस्ट्री से उसे कवर कर लेता पूरी हो था। जाती थी उससे आप। तो मैं इस वाले इंटरव्यू में यही बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगता है कि बहुत मेमोरी या बहुत याद नहीं हो पाएगा, वो भी अगर अपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री को अच्छा करें, तो वो अपनी इन कमियों को पूरा कर सकते पूरा कर सकते हैं। हैं। और ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आई सर्जरीज़ या आई साइंसेज़, वो ऐसी फ़ील्ड है जिसमें अगर आप बहुत अच्छी मेमोरीज़ नहीं भी रखते हैं जी। और सेंसिटिविटी यानी काम को परफेक्शन तक ले जाना चाहें, तो इस फ़ील्ड में ये ऑप्शन है। क्योंकि नंबर ऑफ डिसीज़ यानी बीमारियों की संख्या कम होती है, नंबर ऑफ सर्जरी यानी तरीके की सर्जरी कम से कम होती है, लेकिन आपको उनमें परफेक्शन तक ले जा सकती हैं। बाकी बिल्कुल, फ़ील्ड में सर्जरी के बहुत-बहुत वैराइटीज़ होती अलग-अलग हैं, होते अलग-अलग हैं। तरीके की होती हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारी फ़ील्ड में कम वैराइटीज़ होती हैं। लेकिन हाँ, उनको आपको एट पार एक्सीलेंस पे जाना है। बिल्कुल। जिस तरह से देखा गया है कि आपने बताया कि किस तरह से हुई थी। बचपन में जो है डॉक्टर आफ्ताब आलम जी का कैसा मिजाज था और एजुकेशन जो है आपकी गवर्नमेंट स्कूल से होती है या सीबीएसई स्कूल से होती है, क्या बताना चाहेंगे इस मैं पर? केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ बरेली में केंद्रीय विद्यालय जीआरसी में था। जी, और शुरू में मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ का था, लोगों से उतना मिलता-जुलता नहीं था। बिल्कुल। लेकिन ये प्रोफ़ेशन की नीड है कि आप लोगों से मिले-जुलें। हुँ, हर तरीके के लोगों को समझें और सुनें। कई बार नाराज़ मरीज़ होता है, उसको भी आपको टॉलरेट करना होता बिल्कुल। है। और केंद्रीय विद्यालय से पढ़ने के बाद में हमारे टाइम पे ऑल इंडिया पीएमटी होता था, सीपीएमटी होता था। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग होते थे। तो ऑल इंडिया में मेरी 1400 रैंक थी और इसके साथ-साथ मेरा अलीगढ़ में भी सिलेक्शन हो गया था। उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्ज़ाम होता है एएमयू का, उस टाइम पे होता था। तो उसमें भी हो गया था क्योंकि वो घर के नज़दीक था और मैं होम सिक था तो मैंने नज़दीक की यूनिवर्सिटी ली, एएमयू से की थी। वहीं से मैंने एमबीबीएस और अपना पीजी आई में किया। तो ये सब बचपन का आपका कौन-सा ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा था कि आपको लगा कि भई मुझे अब जो है अदर इंजीनियर लाइन में नहीं जाना है, जैसे आपने बताया कि इंजीनियर लाइन का आपका मन था, इंजीनियर लाइन में नहीं जाना है, डॉक्टर ही बनना है। कौन-सा ऐसा टर्निंग पॉइंट आपका रहा था बचपन में? हाँ, वो पेरेंट्स कैसे का मन ये में कहना आया? था हाँ, कि मेरा छोटा भाई है वो भी डॉक्टर है लेकिन उस टाइम उसने कहा था कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो फादर ने ये कहा कि भई इसका मतलब डॉक्टर कोई हमारा घर का नहीं बनना चाहता है। तो मैंने अच्छा। कहा चलिए हम देखते हैं, मैं एक कोशिश करके देखता हूँ। फिर मैंने पहले बुक्स पढ़ी जो एग्ज़ाम्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव सवाल आते थे, ये समझने के लिए कि क्या मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और मैं ये सभी को कहता हूँ इस मामले में हमें ऑनेस्ट होना चाहिए। ईमानदार जब होना हम चाहिए। तैयारी करें कि क्या हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे क्योंकि बाद में अगर रिज़ल्ट नहीं आता बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। पहली बार में मेरा भी रिज़ल्ट नहीं आया वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था। अंदर से लगा कि शायद अब ये सब बंद करो और छोड़ दो सब कुछ। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा-सा अपने आप को मेंटेन करना होता है।
और अपना एक सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए होता है कि क्या मैं इस मार्क्स तक पहुँच पाऊँगा या नहीं। बिल्कुल। क्योंकि अगर ये चीज़ हमने अगर ठीक से नहीं की है, तो ये फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। और मेरा जब ईमानदार होने का मतलब है, आप तीनों सब्जेक्ट्स में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तीनों में इंडिविजुअली देख लीजिए कि मेरी होल्ड किस तरह से, क्या वो नंबर जिस पे सिलेक्शन होता है या गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, क्या उससे आप ऊपर आ पाएँगे या नहीं आ पाएँगे। ठीक है? 2 पार्ट होते हैं, एक तो अभी की नॉलेज क्या है और कितना आप कवर कर सकते हैं। पहले से। जब आप इस चीज़ को कवर कर समझ लेते हैं कि हाँ, मैं उसके नज़दीक हूँ, तो फिर आपका एक बेस्ट शॉट होना चाहिए। मतलब आप फिर ऑनेस्टली आप तैयारी करें। तैयार कीजिए। उस तैयारी में भी अगर आपको लगता है कि आपको बरेली का माहौल अलाउ नहीं करता है, आपको थोड़ा-सा अकेलापन चाहिए, यानी एकांत कॉम्पिटिटिव जगह माहौल चाहिए। चाहिए और बिल्कुल। दूसरे लोगों से, यानी घर में कई बार डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कई तरीके के मेहमान आ रहे हैं या घर के तमाम काम ही चीज़ें हो होती गए। हैं। जैसे लेडीज़ तो अक्सर घर की भी कह दी, ये ले आओ, वो ले आओ। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में आपको अगर लगता है ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो थोड़ा-सा सेक्लूड होके पढ़िए, क्योंकि टाइम टेकिंग है, मेडिटेशन भी चाहिए इसमें, एकाग्रता चाहिए। और आपको अगर अपने शहर में नहीं मिल रही है, आपको लगता है कि दिल्ली रहूँगा तो मैं इन चीज़ों से बच सकता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मतलब जैसी संगत होगी वैसी रंगत ऑटोमेटिक हो जाएगी। डेफ़िनेटली ये चीज़ है कि अगर आप एक अच्छे कॉम्पिटिटिव माहौल में हैं, तो आपको अंदाज़ा रहता है मैं इस फ़ील्ड पे हूँ, इस प्लेस पे हूँ, यानी मेरी पोज़ीशन ये है, तो आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप घर में और लो प्रोफ़ाइल यानी लो कॉम्पिटिटिव माहौल में रहते हैं, तो आप अगर अच्छा करते हो, आपको लगता है कि मेरा हो ही जाए। जबकि नेशनल लेवल पे जब आप कम्पीट कर रहे हैं, तो आप ये मानिए बहुत अच्छे-अच्छे स्टूडेंट हैं। तो हमेशा जब एग्ज़ाम कोई अगर जिस भी कोचिंग का भी अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें ओपन प्लेटफ़ॉर्म होता है, यानी ओपन कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें अपने आप को ऐसे ज़रूर करते हैं, अपनी प्रिपरेशन के साथ-साथ। तो जैसे आपका अभी तक का जो अनुभव रहा है, अपने अनुभव से जो आज के जो बच्चे हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या अपने अनुभव से टिप्स देना चाहेंगे? उनको सही दिशा में किस तरह से जो है तैयारी करनी चाहिए आज के माहौल को देखते हुए? जैसे मैंने पहले ही छोटे-छोटे कुछ पॉइंट्स बताए। कुछ पॉइंट्स में। हाँ, हाँ। बायोलॉजी बेस्ट होती है मेमोरीज़ के साथ में। फिज़िक्स, केमिस्ट्री आपका एप्टीट्यूड होता है। तीनों में बैलेंस आपको देखना है और जो आपका एक्सेल सब्जेक्ट है, कम से कम 2 होने चाहिए। यानी ओके। केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिज़िक्स बायोलॉजी, व मुश्किल है ही, लेकिन हाँ, फिज़िक्स केमिस्ट्री हो। अगर आप 2 एक्सेल लेवल पे हैं, तो आप तीसरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, जो मेरा अपना अनुभव है। बिल्कुल। और इसके बाद फिर जब आप एमबीबीएस में आते हैं, उसके बाद चॉइसेस खुलती हैं, आप अलग-अलग फ़ील्ड्स में आते हैं और ये आपकी ज़्यादातर पर्सनल चॉइस होती है कि आप किस फ़ील्ड को लें। हाँ, अपनी फ़ील्ड के बारे में ज़रूर कहूँगा कि सबसे ज़्यादा दुआएँ इसी में मिलती हैं। टाइम ज़रूर लगता है इसमें, क्योंकि फ़ील्ड ऑफ एक्सीलेंस है, यानी परफेक्शन धीरे ही धीरे आता है। हाँ, लेकिन ये है कि सैटिस्फैक्शन इस फ़ील्ड में काफ़ी है। काफ़ी है। जैसा कि आजकल का जो माहौल चल रहा है टेक्नोलॉजी का हो सकता है। आपके टाइम में जो आपका जो है पढ़ाई का टाइम रहा होगा, उस टाइम पे जो अपने तैयारी कर रहे होंगे, उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं होगा। लेकिन आज के समय में जो है अधिकांश जो डिस्ट्रैक्शंस होती है बच्चों को, वो टेक्नोलॉजी के आने के बाद हो चुकी है। पर आज पता चला कि बच्चा जो है आप तैयारी कर रहा है, किताब खोल के बैठा है, तैयारी कर रहा है, सवाल लर्निंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। पढ़ाई के दौरान पता चला कि इंस्टाग्राम की उसकी ओर नोटिफिकेशन आ गई, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आ गई। उसने सोचा कि अब भाई मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, आधे घंटा कर चुका हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए देख लेता हूँ क्या इसकी नोटिफिकेशन है। पता चला वो इसने जैसे ही इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, उसका देखते ही देखते रील्स देखते ही देखते 1 घंटा 2 घंटा कहाँ चला गया उसको पता नहीं चला। इस तरह से जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं बच्चों की लाइफ में, किस तरह से जो है उस चीज को वो हटाएं? क्या अपने अनुभव से कहना चाहेंगे आप? मैं पहले भी मोबाइल का बड़ा सख्त अगेंस्ट रहा हूँ, अपोनेंट रहा हूँ कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। इससे जी। आँखों में बहुत तरह के दुष्प्रभाव रहते हैं, जैसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो गया या ड्राई आई सिंड्रोम हो गया। ये बीमारियाँ हैं जो अक्सर ज़्यादा मोबाइल देखने से होती हैं। तो ज़ाहिर है ये मेरी फ़ील्ड से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा, कोशिश मेरी अभी भी मैं यही कहता हूँ सबसे कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, बुक्स। क्योंकि ख़ासकर मोबाइल या टैबलेट, इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत है। बिल्कुल। दूसरा, जो इम्प्रेशन होता है स्टडीज़ का हार्ड कॉपी पे, वो ज़्यादा लास्टिंग होता है और आप उस लाइन को बार-बार देख सकते हैं। स्क्रीन चेंज होता रहता है, लेकिन बुक्स में कोई चेंज नहीं होता, आप पन्ना पलटते हैं तभी चेंज होता है। साइकोलॉजिकली मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स की जो स्टडी होती है, वो ज़्यादा लास्टिंग या इम्प्रेसिव होती है। दूसरी बात आपने अपने आप ही बता दी कि उसमें कोई नोटिफ़िकेशन आता है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा, स्क्रीन इतना छोटे साइज़ का होता है कई बार कि आप बहुत मिनिएचरली या किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह नहीं देख पाते।
जो टेक्स्ट बुक का साइज एक अप्रोप्रिएट होता है जितने साइज में हमें पढ़ना चाहिए। तो बेसिक लर्निंग हमेशा बुक से होनी चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन से बचाने का मैं अक्सर ये टिप्स देता हूँ कि आप लैपटॉप का या डेस्कटॉप का यूज़ करें बजाय टैबलेट का या मोबाइल का, क्योंकि डेस्कटॉप में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं चेंज करने के लिए, मोड चेंज करने के लिए, इवन स्क्रीन चेंज करने के लिए, और ज़्यादातर चीज़ें स्टोर करके पढ़ें और ऑफलाइन होके पढ़ें। हाँ, क्योंकि आप जब स्टोर कर लेते हैं वो चीज़ आपके सामने रहती है, और ऑफलाइन रहेंगे तो कोई भी जो बीच-बीच में ऑनलाइन नोटिफिकेशंस रहता है, ऑनलाइन रहेंगे तो हाँ नोटिफिकेशन जी हाँ, ये किसी भी तरीके का जो बार-बार जो डिस्पर्शंस आता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ये आपके मिनिमाइज़ हो जाएँगे अगर आप टैबलेट या मोबाइल से पढ़ते हैं, तो हमेशा ऑफलाइन होके ही पढ़ें। अधिकांश बच्चों का ये टाइम रहता है कि मुझे 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना चाहिए या 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना चाहिए, और देखा जाता है कि जो 18 घंटे पढ़ रहे हैं उनका इतना अच्छा बेस्ट रिजल्ट नहीं आ पाता है, 80-85% रह जाते हैं, और जो 2-2 3-3 घंटे मिनिमम 4 घंटे पढ़ते हैं उनका हाईएस्ट चला जाता है। इसके जो बीच में जो रहस्य है, उस रहस्य का पर्दाफाश क्या करना चाहें, क्या राज रहता है इन बच्चों के बीच में, क्या करना चाहेंगे, किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए? हाँ, 18 घंटे जरूरी है या 3-4 घंटे जो ईमानदारी के साथ जरूरी है? मैं मानता हूँ इस चीज़ में परसेंटेज होती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि स्मार्ट स्टडी सबसे ऊपर हो। मैंने देखा है लोग पढ़ते जाते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक पढ़ने के बाद में आप इससे क्या एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। अगर आप मतलब कुछ वक़्त आपको अगर इस चीज़ को नहीं दे रहे हैं कि मैं आखिरकार इससे समझा क्या इस चीज़ को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या इसका कोई और एप्लीकेशन है, कुछ सवाल इससे बनते हैं या नहीं बनते। अगर ये सवाल आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं उस पेज के बाद में, तो ये आपका मानिए वेस्टेज ऑफ टाइम होता जा रहा है। अब आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप उससे अगर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जिसे हम स्मार्ट स्टडी का पार्ट कहते हैं, अब तो पढ़ना जो है आपका वेस्टेज ऑफ टाइम ज़्यादा है, इफिशिएंसी कम है। तो आप जितना पढ़ें, लेकिन रुक के पढ़ा करें कि हाँ, मुझे इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहा हूँ और क्या इससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी एग्जाम के लिए या नहीं मिल पाएगी। ये चीज़ मैंने अपने एग्जाम में, इवन पीजीज में भी जो लोग तैयारी करते थे, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप अपनी बात करें तो टेक्स्ट बुक बहुत ही वाइड होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हम उसमें ये देख लेते हैं कितना सवाल एग्ज़ाम में आ सकता है या आएगा। यानी अगर पीजीज के जो एग्ज़ाम होते हैं, या इवन मैं नीट के भी कहता हूँ, पुराने सवालों से आपको ये अंदाज़ा होता है कि चीज़ें किस तरह से पूछी जाती हैं। सवाल या पढ़ाई हमेशा उसी तरह से करनी चाहिए जैसे हमसे पूछे जाने की उम्मीद है, कि भाई इन सवालों पे जोर रहता है तो उन सवालों पे ज़्यादा मेहनत करें, जिन टॉपिक्स पे कम एफर्ट्स आते हैं उन पे वेस्ट ऑफ टाइम ना किया, उनको उतना ही पढ़ा जाए जितने में आपको लगता है कि इसका आपको सब्सटेंस, यानी सब्जेक्ट की जो कंसंट्रेशन या जो मेन चीज़ें हैं वो आपको मिल गई। टाइम को इसी तरह बांटना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में आप कितना पढ़ के कितना ऊपर तक ले जा सकते हैं। यानी आपको लगता है इस एफर्ट्स में, जैसे हम नंबर, मान लीजिए कि हमें मार्क्स बढ़ाने हैं, 2 नंबर बढ़ाने हैं, या हमें लगता है हम 2 नंबर बढ़ा सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप आराम से 2 नंबर बढ़ा सकते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत, ये आपका अलग रहता है। किसी को लगता है केमिस्ट्री बहुत हार्ड है और उसमें मैं और भी मेहनत करता हूँ, तो आपको लगता है कि अगर फ्रूटफुल है तो करिए, नहीं तो उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा मेहनत करिए जिसमें आप अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। बात करते हैं स्मार्ट स्टडी, बिल्कुल फिजिक्स जिसमें होता है, फिजिक्स में सबसे हार्ड होते हैं न्यूमेरिकल्स, तो जैसे उनको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए आपके अनुभव से, आपने किस तरह से किए थे, किस तरह से बच्चों को करना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, आसान तरीके से? सवाल बहुत ही प्रिसाइज नहीं पूछे जाते हैं, वो ओवरऑल आपकी मतलब मोटी कैलकुलेशन की एबिलिटी देती है। बिल्कुल, तो सवाल जैसे मान लीजिए किसी का 0.7 या 0.5 आना है, तो सवाल हमेशा न्यूमेरिकल कम करके करने होने चाहिए। जैसे उन्होंने किसी चीज़ की वैल्यू दे रखी है या जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 करके, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन में डालना है, आप 10 करके डालिए और उसके नियर अबाउट ही वैल्यूज आ जाती हैं जो हमें चाहिए, और कैलकुलेशन में हमारा टाइम बच जाता है। तो शॉर्टकट्स लेने चाहिए कैलकुलेशंस में भी, ताकि हम कम टाइम में नियर अबाउट आंसर तक पहुंच जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको पता है कि वो आपकी प्रोसेस में गलतियों के हिसाब से करते हैं, कैलकुलेशंस की गलतियों को नहीं करते हैं। यानी 9.8 से और 10 में जो आंसर मिलेगा अलग अलग नहीं होंगे, एक ही होगा। आपको बस वही देखना है कि हाँ यहाँ तक मैं पहुँच गया। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि जो है अभी जो कोटा के बच्चे हैं जो कोटा में भी तैयारी करते हैं, बरेली में तैयारी करते हैं या दिल्ली वगैरह में तैयारी करते हैं, डॉक्टर्स की किसी भी स्ट्रीम को चुनने के लिए नीट का पेपर जो है कंपल्सरी हो गया, नीट का एग्जाम आपको देना ही होगा, तभी आप जो है उस लाइन में बढ़ सकते हैं। अधिकतर जो है कि सीट्स लिमिटेड होती हैं, मिनिमम होती हैं, और बच्चों की संख्या जो है 10x जो है 100x तक होती हैं।
कुछ ही बच्चे उसमें से क्वालिफाई कर पाते हैं। किसी बच्चे ने क्वालिफाई पहले जो है पहली बार में नहीं कर पाया, दूसरी बार में ट्राई करता है, तीसरी बार में ट्राई करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जो है क्वालिफाई नहीं कर पाता है पहली साल में, दूसरी साल में, उसकी हिम्मत टूटने लगती है और बच्चा जो है डिप्रेशन की कगार पर आ जाता है। कई बार जो आपने देखा होगा कि आत्महत्या जैसी सिचुएशन में बच्चे आ जाते हैं और करते हैं बच्चे आत्महत्या हिम्मत टूटने पर। कैसे अपने आप को जो है या पेपर में फेल होने पर या जो है अगली बार को अपने आप को तैयार करें, किस तरह से अपनी हिम्मत जुटाएं और किस तरह से आगे उसको जो है चुनना चाहिए अपनी लाइन को, क्या आप बोलना चाहेंगे? इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल रहेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को लास्ट ना बनाए कि देखो ये होगा तभी तुम्हारा कुछ हो सकता है। कभी कभी ये सवाल या ऐसी चीज़ बच्चों के सामने रखना बहुत खतरनाक है और बच्चों को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा पेरेंट्स के, कि भाई अगर बच्चा कर रहा है और वो कहीं इमोशनली फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा। आप अगर प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा तो डेली बात करने की कोशिश करें, भले 5 मिनट करें, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि बच्चा अंदर ही अंदर किसी और तरीके की टेंशन में, स्ट्रेस में तो नहीं है। क्योंकि कई बार अच्छे बच्चे भी, यानी उनका किसी और फील्ड में रुझान होता है, लेकिन वो ये कॉम्पिटिटिव माहौल की वजह से, पेरेंट्स के फोर्स की वजह से वो तैयारी तो करने लगते हैं, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप ले लेते हैं जब उन्हें लगता है कि मैं इसमें भी कुछ नहीं कर पाऊंगा और पेरेंट्स मुझे कुछ और करने नहीं देंगे। ये डेड एंड की तरह हो जाता है। और आप ये मानिए कि 20 साल तक के बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं, वो इमोशनली बड़े लेवाइल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और आपको उन पर ज़्यादा मेहनत करनी है। बिल्कुल कि भाई ज़रूरत है, बच्चा करना चाहता है और इंटरेस्टेड है तभी कराए, और अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनना आखिरी चीज़ है। मेरे कई दोस्त हैं जो बहुत मतलब दूसरी फील्ड्स में भी हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन मैं उनसे बातचीत इसलिए करता रहता हूँ कि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। तो कोई एक लास्ट मत बनाएं बच्चों की ज़िंदगी में और हमेशा हल्के मूड से बात करें। और बेटा और इसकी बात क्या है या इधर उधर की बातें, कि हर बार ये नहीं कहना बेटा अगर तुम्हें करना ही है, देख रहे हो हमारे माहौल में क्या है, अगर तुम कुछ हो जाओगे तो हमारा कितना बड़ा होगा। किसी भी तरीके का फोर्स नहीं है। ये भी एक तरीके का इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, जब आप कहते हो कि बेटा अगर आपने कुछ नहीं किया या आप नहीं बन पाए तो हमारा क्या हो। तो किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग मत करें, उसको अपने तरह से करने दीजिए। ऑप्शंस बहुत हैं, अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसे बेशक करने देना है, लेकिन फिर भी उसे ये जरूर बताते रहना है कि आखिरी नहीं। बिल्कुल कई बार बच्चा अपने से ही बना लेता है कि नहीं मुझे करके दिखाना है, मुझे दुनिया में कुछ करके दिखाना है, तो इस तरह की और खुद अगर उसमें कहीं पे वो चूक जाता है वो गलत हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं होने देना। पेरेंट्स को नजर रखनी पड़ेगी अपने बच्चों में कि ये जा कहाँ है। बिल्कुल जैसा कि मैं अपना एक लाइन साझा करना चाहूँगा आपके साथ। आज तक मैं डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पोंडेंट वहाँ दिल्ली। आज तक मैं रहने के दौरान रिपोर्टर था, वहाँ पर रहने के दौरान मुझे एक केस सामने आया था बच्चे का, नीट का बच्चे का। ये नीट के लगातार 3 जो है सेमेस्टर दे चुका था, 3 अटेम्प्ट दे चुका था। तीसरी बार में जो है उसको बिल्कुल डिप्रेस हो गया था और उसने 7 से 8 दिन से खाना जो है छोड़ दिया था और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसने जो है पॉइजन खा लिया था। जब ऐसा केस सामने आया तो उसकी पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट सामने आई कि पता चला कि 7 से 8 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया है, पानी वगैरह छोड़ दिया था। लास्ट टाइम पे उसने इसके डिप्रेशन में आ गया था कि उसने आत्महत्या कर ली पॉइजन खाकर। पता चला कि उसके जो पेरेंट्स थे वो रिक्शा चालक थे और बहुत ही अपनी जो है मेहनत करके जो है उधार वगैरह लेकर उस बच्चे को जो है तैयारी के लिए भेजा था दिल्ली। ऐसे ऐसे जो सीन जब सामने आते हैं, कैसे बच्चों को जो है अपना मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को। अगर पेरेंट्स इस तरह से हैं, बच्चा खुद माना है कि मुझे वही तैयारी करनी है, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाता है टाइम में पास, तो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह से पेरेंट्स को समझाना चाहिए बच्चे को? मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा ढीठ होना चाहिए कुछ चीज़ों में। जब उन्हें लगता है कि अगर मैंने जब आपसे शुरू में बताया था ना कि बच्चों को बड़ा ईमानदार होना चाहिए अपने सेल्फ असेसमेंट, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैंने जो सवाल देखे थे मुझे लगा हाँ मैं कर पाऊंगा, एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है, तो उसके बाद मैंने कैसे। लेकिन अगर आपका ये सवाल का जवाब ढूंढते हो और आपको लगता है नहीं भाई ये मेरे से नहीं होता है, तो आप अपनी राय पे अपनी बात को क्लियर बता दीजिए कि हाँ ये मेरे से इन चीज़ों में, यानी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह मैं नहीं परफॉर्म करता, क्योंकि जिस तरह वो पूछ रहे हैं हो सकता है मैं वहाँ तक, और वो चाहे कितना भी जोर दें आप अपनी बात पे अड़े रहें। हो सकता है वो बाद में आपसे फ्रस्ट्रेट होकर आप पे मेहनत करना बंद करें, लेकिन क्योंकि आपका एक गलत फैसला आगे चल के पूरी फैमिली के लिए भी खतरनाक। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको पेरेंट्स की हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई करना नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ये सवाल कतई नहीं आपके।
बिकॉज भगवान ने हर किसी के लिए जो है ईश्वर ने हर किसी के लिए एक अंदर उसके अंदर यूनिक टैलेंट दिया है। हर बच्चे के अंदर एक टैलेंट है, बस बच्चे को जो है अपने टैलेंट को पहचानने की देरी होती है। किस तरह से बच्चे को अपने टैलेंट को, अपने अंदर के किसी भी टैलेंट को जो है पहचानना चाहिए, क्या आपने अनुभव से कहना चाहेंगे बच्चों को? असलियत में मैं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट पे डिस्कवरी कर मतलब सर्च आउट कर रहा था कि Okay. ऐसा कोई टेस्ट हो सकता है जिसमें हम अलग अलग वैरायटी के सवाल करके बच्चे का जो रियल इंटरेस्ट है, उसका एप्टीट्यूड है, वो किस फील्ड में है, पता लगा सकें। तो ऐसा सॉफ्टवेयर बन भी गया है, बट ये है कि मैं उस चीज़ को धीरे धीरे आपके सामने लाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 41q.com है, 41q.com, Q.com उसमें कुछ साइकोलॉजिकल सवाल आपसे पूछता है, 41 सवाल। उन बिल्कुल। सवालों से वो ये बता देता है साइकोलॉजिकल टेस्ट कि आप किस फील्ड के लिए बेटर है। जैसे वो टेस्ट मैंने जब परफॉर्म किया था तो मेरे में क्लियरली आया था कि मैं एक साइंटिस्ट होना चाहिए, और जहाँ तक है मेडिकल साइंटिस्ट एक ही तरीके की फील्ड है। तो ये वाला जो और आगे चल के मैं आपसे कांटेक्ट में रहूँगा जब ये सॉफ्टवेयर अगर डेवलप हो जाए। मैं चाहूँगा कि हर स्कूल में, हाई स्कूल के लेवल पे ये होना एग्जाम चाहिए, कंडक्ट हो, बिल्कुल। टेस्ट कंडक्ट हो, ताकि बच्चे का रियल इंटरेस्ट समझ में कम से कम एज में उसको पता चल पाए कि हाँ मेरे अंदर क्या टैलेंट है, और मैं उस किस फील्ड फील्ड में में आगे जाना बेटर है। बढ़ पाए। तो मुझे लगता है ये सब एकेडमिशियंस हो गए, एजुकेशनिस्ट हो गए, इनको बहुत पहले इस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए थी कि हर एक फील्ड में ऐसा कोई एग्ज़ाम टेस्ट कंडक्ट कराएं ताकि उनका आईक्यू, उनका इंटरेस्ट और उनका एप्टीट्यूड, इन तीनों चीज़ों को अंदाज़ा लगाया जा सके, और उसके लिए क्या बेटर है उसके लिए मोटिवेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा कि बच्चे को, जैसे आपने बताया कि हाँ अपने अंदर को टैलेंट को इस तरह से पहचानना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मुझे किस चाल में जो मेरा जो है किसने ज़्यादा इंटरेस्ट है। सवाल मेरा ये रहेगा कि बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग सेंटर की आवश्यकता ज़्यादा है या सेल्फ स्टडी की आवश्यकता ज़्यादा है? देखा जाता है कि सेल्फ स्टडी करके जो है लोग अच्छी बेस्ट डॉक्टर बन जाते हैं, पहले अटेम्प्ट में पास आउट हो जाते हैं, और कुछ वजह ऐसे होते हैं जो कोचिंग सेंटर्स में भी 2-2 3-3 4 साल अटेम्प्ट देते हैं, मतलब सीखते हैं, उसके बावजूद भी अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। क्या इसके पीछे जो मेन रीजन है? मैं सेल्फ स्टडी को ज़्यादा फोकस करता था। मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुझे किसी का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है। लेकिन ये हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग हैं मेंटर्स की जिन्हें तलाश होती है, यानी अच्छे गुरु या टीचर की। कुछ लोग उनसे ज़्यादा फ्रेशन अप हो पाते हैं या अपने आप को शार्प कर पाते हैं, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खुद ही को शार्प करना पड़ता है, खुद ही अपने सवालों के जवाब मुझे ढूंढने पड़ते हैं। हाँ, मुझे दूसरे का पढ़ाया कम समझ में आता है, लेकिन ये सबकी पर्सनल चॉइसेस होती हैं। और ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो स्मार्ट लोग होते हैं उनको बस आइडियाज़ चाहिए होते हैं। ये सवाल होगा तो किस टिप से होगा, किस तरह से होगा? इतनी सी इन्फॉर्मेशन एक अच्छे बच्चे के लिए काफ़ी होती है, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं। बिल्कुल। और द सेकंड कैटेगरी में उनको मानता हूँ जो ये भी समझ आते हैं स्टेप है, बाकी मेहनत करके उसको कवर करते हैं जो स्टेप्स उनको लगता था कन्फ्यूजन। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के सवाल करना फ़ायदेमंद होता है, और उसमें वो चीज़ को पकड़ना होता है कि किस तरह से सवाल शॉर्टकट से होते हैं। जैसे कि आप खुद जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, तो जैसे इस तरह से जो है डिजिटल एजुकेशन हो चुकी है, तमाम जो है डिजिटली जो है एजुकेशन बच्चे ले रहे हैं, तमाम जो कोचिंग सेंटर में भी यही हो चुका है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी करते हैं, तो वो किस तरह से अपने जो आंखों को जो है सेफ रख पाते हैं, बिकॉज उनको 4-4 घंटे 5 घंटे लैपटॉप के सामने, कैमरे के सामने, लैपटॉप के सामने या फिर जो है डेस्कटॉप के सामने या फ़ोन के सामने, बच्चों पे नहीं हो पाता डेस्कटॉप, तैयारी करते हैं, किस तरह से अपनी आंखों को जो है सुरक्षित रख पाएँ और बेस्ट रख पाएँ, स्वस्थ रख पाएँ। हाँ, कई बार मेरे पास नीट के बच्चे आते हैं, आंखों में भारीपन या जल्दी दर्द से बताते हैं। चश्मा लग जाता है। जी, चश्मा लगता है। तो एक चीज़ मैं सबको बताता हूँ, वो है रूल 20-20-20। 20-20-20 का मतलब है हर 20 मिनट पे आप 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट की दूरी यानी दूर की तरफ देखें, ताकि आपकी जो आई की मसल्स हैं जो स्ट्रेन में जा रहे हैं, यानी जिनमें ऐंठन होने लगती है बहुत देर तक, जो मसल वर्क करती हैं तो स्पाज़्म में चली जाती है, तो वो स्पाज़्म जो है मसल का जो दर्द कर सकता है वो रिलीव हो जाए। और हर उस 20 मिनट के हर बार ब्रेक ले लेके आप थोड़ा बहुत चाहे तो अपने आप को हल्का सा मल सकते हैं, बहुत हल्के हाथों से। इससे ड्राइनेस में भी थोड़ी कमी आती है जब आप ब्रेक, क्योंकि जब आप लगातार पढ़ते रहते हैं तो यानी ब्लिंक यानी झपकना थोड़ा सा कम हो जाता है। वो झपकना आप मेंटेन भी कर सकें और आँख को थोड़ा फ्रेश अप कर सकते हैं। और आपको अगर भारीपन ज़्यादा है तो डॉक्टर से मिलके अगर उसके लिए कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्रेक कर करके ही स्टडी करें। 20-20-20 हाँ, का रूल रूल को फॉलो करें ताकि आँखें
थोड़ा स्वस्थ रहें और लंबे टाइम तक आप पढ़ाई कर सकें। कर पाएँ, बिल्कुल। जैसा कि जो है ये तो हो गया बच्चों के लिए। अब एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरह से जो है देहात क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जो कम से कम बजट उनका नहीं हो पाता है, लेकिन आँखों का जो है तकलीफ ज़्यादा उनको होती है, किस तरह से वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? क्या उन बच्चों लोगों के लिए जो है आपका एक संदेश रहने वाला है? दोबारा समझा नहीं सवाल। फॉर एग्जांपल जैसे जो देहात क्षेत्र के लोग भी हैं, शहर के भी लोग हैं, जो ऐसे वर्ग के लोग आते हैं जिनको ठीक जो उनका रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, लेकिन आँखों की समस्या उनकी ज़्यादा हो चुकी है, कम दिखता है, लेकिन वो ऑपरेशन कराना चाहते हैं और सही तरीके से कराना चाहते हैं। आपके से किस तरह से वो उनका कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? किस तरह से वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? और कम से कम बजट में किस तरह से वो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं आप उनको? जी, दे हमारा सकते हैं क्लिनिक जो सेवाएँ। है बीसलपुर चौराहा जगतपुर रोड के पास में है, जो कि पीलीभीत बाईपास रोड पे है। हुँ, और हमारी फ़ीस 100 ही रुपए है, ताकि कम बजट वाले लोग भी किसी को लगता है, तो वो भी हमें दिखा सकता है। सर्विसेज़ हमारी किसी भी एक अच्छे हॉस्पिटल के बराबर है। जो भी एसेंशियल में सर्विसेज़ होती हैं या ज़रूरी मशीन्स हैं, वो सब हमारे पास में हैं, जो कि बीमारियों को पता लगाने के लिए ज़रूरी होती हैं। और हमें अगर लगता है किसी बीमारी में ऑपरेशन की या आगे की ज़रूरत है, तो वो भी हम अपने सेंटर पे देने की कोशिश करते हैं। करते हैं, बिल्कुल। हमारा हाँ फ़ोन जी। नंबर दे सकते हाँ, बिल्कुल जो हमारा फ़ोन नंबर है, जो हमारे हॉस्पिटल का है, वो है 9758934778। आप हमें इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते बात कर सकते हैं मतलब जी, कंसल्ट जी। के लिए, बिल्कुल। चलिए तो जैसे कि आपने देखा कि तमाम जो डॉक्टर्स होते हैं, जो आँखों के ऑपरेशन के लिए तमाम जो है हेवी चार्जेस करते हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक के चार्जेस करते हैं, तो लोगों की जो है आँखों के ऑपरेशन हो पाते हैं। लेकिन बरेली के एक पहले डॉक्टर आपको बता रहे हैं बरेली जिले में, जो कि डॉक्टर आफ़ताब आलम, जो कि कम से कम बजट में 2000 से उन्होंने स्टार्ट कर दिया आँखों के ऑपरेशन और बेस्ट क्वालिटी में देने की जो उन्होंने मुहिम चलाई है, जो सेवा चलाई है, बहुत ही जो है काबिल तारीफ़ है। और जो है तमाम जो है जो समाज सेवी भी हैं बरेली के, जो है तमाम जो है सहयोग करते हैं अच्छे कामों में, वो उनसे भी कॉन्टैक्ट किया रहेगा कि डॉक्टर आफ़ताब आलम जी का जो है सहयोग करें, ताकि जो आज 50 अगर लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, 100 लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द जो है 5 से 10,000 लोगों तक डॉक्टर आफ़ताब आलम जी जो है पहुंच पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी सेवाएं पहुंच पाएं। तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए, अपना अनुभव जो है नीट के बच्चों के साथ जो है साझा करने के लिए, ताकि उनको जो है आपके अनुभव से जो टिप्स मिल पाएँ और जल्दी से जल्दी वो आगे और जो डॉक्टर लाइन में अपनी सेवाएं दे पाएँ। तो एक बरेली के लोगों के लिए क्या संदेश रहने वाला है आपका आज? बरेली के सर। बरेली के लोगों के लिए एक स्पेशली जो है किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए लोगों के लिए, बिकॉज जो नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, फ़ोन का यूज़ ज़्यादा हो चुका है उनका, इस तरह से वो अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहने की जितनी इन्फॉर्मेशन हम और लोगों से लेकर आपको बता सकते हैं, और बिल्कुल साफ बात, अपनी नींद में कमी ना करें। पहले नंबर पे नींद ही आती है, कि अगर आपकी प्रॉपर नींद होना आपकी साइकोलॉजी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे खान-पान है, जिसमें आप कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाने पे ज़ोर दें। जो भी बाहर की चीज़ें आपकी मानिए वो मज़े के लिए कुछ न कुछ ऐसे केमिकल से बनी जो ख़तरनाक है। और तीसरी चीज़ है हेल्दी लाइफ़स्टाइल, यानी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ेज़ और सही टाइम पे उठना, या वॉकिंग, या लोगों से मतलब सोशलाइजेशन भी, लोगों से फिज़िकली जाके मिलना, ये भी हेल्दी लाइफ़स्टाइल का पार्ट है। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि लोग अच्छी नींद पूरी करें, ज़्यादा लेट नाइट ना करें, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है कई बार आपकी हेल्थ के लिए। और दूसरे नंबर पे मैंने बताया अच्छी डाइट, कोशिश करें कि घर का खाना, और वो भी ऐसा खाना जो कि मतलब आपको हेल्दी रखे, जैसे कि चना वगैरह या मूंग की दाल हो गई, जिसे पानी में रात में करने के बाद जो अंकुरित जिसे कहते हैं, ऐसी चीज़ खाने में रखें, दही रखें। और टेस्ट बड्स, यानी ज़्यादा स्वाद की वजह से हेल्थ को ख़राब नहीं करना है। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, कुछ लाइनों में आप बताना चाहेंगे आप, जिस तरह से जो है आजकल के जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र अभी ठीक से 1 साल, 2 साल भी नहीं हो पाई है, लेकिन वो रोते रहते हैं। उनकी माएँ आजकल की इतनी मॉडर्न हो चुकी हैं कि बच्चों को शांत कराने के लिए वो लोली वगैरह नहीं गाती हैं, फ़ोन जो खोलकर या कार्टून शो लगाकर उनके बच्चों के सामने रख देती हैं। लेकिन इतनी छोटी-सी उम्र में बच्चों को जो है फ़ोन की डिस्प्ले से क्या हानिकारक हो सकता है फ़ोन उनके लिए, बच्चों के लिए? क्या उन माँओं के लिए संदेश देना चाहेंगे? जी, इसमें हम मेरे जो पीडियाट्रिक्स दोस्त हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बताया है कि ये समझिए साइकोलॉजिकली बच्चा बहुत ही मतलब इमोशनली लेबाइल, यानी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है, और यहाँ तक कि वॉयलेंट भी हो जाता है, यानी कई बार कुछ भी उठा के फेंक देता है, तोड़ देता है। होता है। ये सब सारी चीज़ें जो है मोबाइल से हो रही हैं।
अब सवाल ये उठता है कि अगर मोबाइल नहीं तो क्या। आप कोशिश करिए, एक बार को ये मान लीजिए कि हमारे घर में कोई मोबाइल ही नहीं है जो देना ही नहीं है। मैं पेरेंट्स के लिए बताता हूँ खतरनाक है, बच्चों को तो फिर अभी इसके असर तो 5-10 साल में पता चलेंगे कि बच्चे कहाँ पहुँच रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन ये मान के चलिए कि आपको ये मानना है कि हमारे पास मोबाइल है ही नहीं, वो और नए तरीके ढूंढें, चाहे कोई खिलौना हो वो, इवन टीवी भी उससे कुछ कम खराब है। मैं अच्छा नहीं बता रहा हूँ, कुछ कम, क्योंकि टीवी थोड़ा दूर होता है तो इससे बच्चों की आंखों पे स्ट्रेस नहीं। दूसरी, बार बार जो स्क्रीन चेंज किए बच्चों की जो रील्स वाला जो सीन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और करिएगा कि बच्चों को आधा घंटा सुबह या शाम में धूप ज़रूर दिखानी है, क्योंकि अगर आप धूप से बचा के बच्चों को रखेंगे तो बच्चों में जो माइनस नंबर, आजकल चश्मा जल्दी लग जा रहा है, ये समस्याएं बढ़ती हैं। तो कोशिश करें धूप में थोड़ी बहुत देर ज़रूर खिलाएं, चाहे सुबह या शाम में, वो बच्चों की आंखों के लिए भी ज़रूरी है, ताकि स्वस्थ रह पाए बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी ग्रोथ अच्छी हो पाए जी। तो आज आपको बता दें, हमारे हेलो डॉक्टर शो के एपिसोड के खास जो एपिसोड में डॉक्टर थे जिन्होंने एक बरेली के अंदर एक मुहिम चलाई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2000 रुपये में शुरुआत हो पाए आंखों के ऑपरेशन की, लोगों तक अधिक से अधिक सेवाएं पहुंच पाए। आज स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आफ्ताब आलम जी। अगले एपिसोड में हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड में जो है फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, और नए गेस्ट का जो है बच्चों के साथ, नीट के में स्पेशली जो है एस्पिरेंट के साथ में जो है, और उनका अनुभव डॉक्टर्स का साझा करेंगे। फिलहाल में इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए इंडिया 24 न्यूज़ की खास पेशकश। बरेली से शिवा पारासर की रिपोर्ट।